आज मेरी शादी का तीसरा दिन था, जैसे आज मेरे मरने का तीसरा दिन था। मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं था। मेरे बूढ़े विकलांग पिता ने मेरी सहमति के बिना अपने स्वर्गीय दोस्त की बेटी साक्षी से मेरी शादी कर दी है। वो से कम 5 साल बड़ी थी और उसका रंग सांवला था। ऊपर से बिल्कुल गंवार भी थी। जैसे ही मैंने पैकिंग शुरू की, वह मुझसे इतनी जल्दी वापस ना जाने की विनती कर रही थी। मुझे वह एक आंख नहीं भाई थी। इतनी जल्दी शहर वापस जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी काली शक्ल से। तुम्हारा काला चेहरा मुझे डरा रहा है। सच तो यह था कि मेरा गांव के माहौल में दम घुटता था। मैं बस शहर पहुंचता था ताकि मेरे गांव वालों को मेरे बारे में कोई शक ना हो। लेकिन मेरा बॉडीगार्ड मेरी महंगी कार के साथ बस स्टेशन पर पहुंच चुका था। मेरा काम कुछ ऐसा था जिसके लिए मुझे सुरक्षा की आवश्यकता थी। शहर में मेरा नाम था, मेरी पहचान थी। मेरे सामने बड़े बड़े तस्कर पानी भरते थे। मेरे इलाके की पुलिस तो क्या, कोई तस्कर भी आंख उठाकर नहीं देख सकते थे। हाँ, तुमने सही समझा, मैं शहर में एक जाना पहचाना बड़ा तस्कर हूँ। उस दिन की बात है जब मैं भेष बदल कर बस में सवार होकर अपना नया शिकार ढूंढ रहा था। एक लड़की मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वो एक गुस्से वाली लड़की थी। मैंने अपनी सीट से उठ और उसे कहा कि तुम इसी पर बैठ जाओ, तो वह अपने आपे से बाहर हो गई और उसने मुझसे बोला, क्या है, मैं तुमको खूब समझती हूँ। लड़कियों से बात करने का बहाना चाहिए तुम लोगों को। मुझे उसकी अकड़ अच्छी लगी। मुझे मालूम हो गया कि यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। अगले दिन मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी थी। वह गरीब से लोग थे, 2 कमरों के मकान में रहते थे। उस लड़की यानी कि परी के कॉलेज का पता मैंने लगवा लिया था। मैं कुछ दिन जानबूझकर बस में नहीं बैठा। मुझे सब कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था। अगले ही दिन मैं उसके प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा था। मैंने उसके प्रिंसिपल को कह दिया था कि परी की मुझे पल पल की खबरें चाहिए। कुछ दिन मैं बहुत बिजी था, मैं परी को नहीं देख पाया था, मगर उसका ख्याल बार बार मुझे अब तंग कर रहा था। अचानक ही एक दिन परी के प्रिंसिपल की कॉल आ गई। उसने बताया कि परी की शादी हो रही है। मेरे दिल पर बहुत जोर पड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं तो परी से प्यार करने लगा हूँ। फिर शादी की रात अपने भरोसे के आदमी को उसके घर भेजकर परी को उठवाकर अपने फार्म हाउस पर बंद करवा दिया। उसे एक दिन और एक रात के लिए अपने फार्म हाउस पर रखा और फिर सुरक्षित रूप से उसी के घर पहुंचा दिया। मेरी जानकारी में परी के मंगेतर ने यह कहकर रिश्ता खत्म कर दिया था कि ये एक दिन और एक रात बाहर रही है। मुझे क्या पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और इस बारे में कौन जानता है कि तुम अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई हो या फिर ऐसे ही। चरित्रहीन लड़की के साथ मैं अब शादी नहीं कर सकता। मैं दिन भर रोती रही। बूढ़े पिता अपनी बेटी को देखता है और रोता है। मैं जो चाहता था फिर वह अब हो चुका था। मैं परी की गली में जाकर रोज खड़ा हो जाता था। मैंने उसके पिता से अपना रिश्ता बना लिया था। परी ने मुझे पहचान लिया, इसीलिए वह मुझसे बातें नहीं करती थी। फिर धीरे धीरे हम दोनों ने दोस्ती कर ली। मैंने परी के पापा से उसका हाथ मांगा। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि वह खुशी से झूम रहे थे। परी भी मान गई, लेकिन ना जाने कहां से उसके मेरी शादी की खबर हो गई। परी ने शर्त रखी कि मैं जब तक साक्षी को तलाक नहीं दूंगा, वह मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने उसे बताया कि मैं साक्षी को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मेरा बाप मर जाएगा। उसने कहा कि फिर कुछ ऐसा करो कि साक्षी खुद तुम्हें छोड़कर भाग जाए। मुझे उसकी बात सही लगी। मजबूरन मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ कर दोबारा गांव जाना पड़ा। मैंने अपना रवैया साक्षी के साथ जबरन का कर लिया था। बात बात पर उसकी बेइज्जती करने लगा था, पर वह चुपचाप सहती रहती। काली कलूटी मुझे गुस्सा दिलाती थी। मैं उसे उसकी शक्ल के ताने देता रहता था। वो पूरा दिन शीशा हाथ में लेकर रोती रहती थी। अब मैंने उस पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था, मगर मैंने कभी उसकी जुबान से उफ नहीं सुनी थी। मैं जल्द से जल्द ये सब खत्म करके परी के पास जाना चाहता था। परी ने मुझे साक्षी को जहर देने की सलाह दी।
मैं मान गया। फिर मैं साक्षी के पास गया। मैंने पूछा, क्या हुआ साक्षी? मेरे पूछने पर वह रोती रही मगर मुंह से कोई शिकवा नहीं किया। मैंने उसके आंसू पोंछे और उसकी पसंद की चीज़ के बारे में पूछा। उसने मिठाई का जिक्र किया। मैं मुस्कुरा दिया था। मिठाइयाँ तो मुझे भी बहुत पसंद थी। कुछ देर उसके साथ बैठने के बाद मैं हलवाई के पास गया और उससे ताज़ा मिठाई निकालने को कहा। मैंने मिठाई की दुकान से मिठाई ली और खेतों की ओर चल दिया। वहां से मैंने खेतों में कीड़े मारने वाली जहरीली दवाई मिठाई के ऊपर छिड़क दी। ये सब करते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे और वह मिठाई साक्षी के सामने जाकर रख दी। मैंने अपने हाथों से मिठाई साक्षी को खिलाई और वहां से उठकर खड़ा हुआ। खुशी खुशी शहर की यात्रा पर निकल पड़ा। मैंने परी के घर पहुंचकर उसे सरप्राइज देने का सोचा। दरवाजे की चाबी मेरे पास मौजूद थी। मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला और उसके घर के अंदर आ गया। लेकिन यह क्या, मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। खामोशी इतनी ज़्यादा थी कि मैं किसी की मौत के बारे में सोचने लगा। तभी मैंने परी को आवाज़ लगाई। परी, हाथ में मिठाई की प्लेट थी। परी खुशी से झूम रही थी कि आज हमारी खुशियाँ हमें मिल गई हैं। आज हमारी खुशी का दिन है। यह लो, मिठाई खाओ और खुशियाँ मनाओ। मुझे मिठाई देखकर अजीब सा डर लग रहा था मगर परी के बार बार कहने पर मैंने टुकड़ा उठाकर खा ही लिया। वह मुस्कुराती हुई एक कमरे में चली गई। जब उसे बहुत देर हो गई वह नहीं लौटी तो मैं उसके पीछे गया। मैंने दरवाजे से झांका तो मेरे कदमों तले अब जमीन निकल गई। कमरे से एक आदमी के बोलने की आवाजें आ रही थी। परी उसके साथ प्यार से हंस रही थी। विपिन जी, आप चिंता ना करें, पवन घाट घाट का उल्लू है। मैंने उसे रास्ते से हटाने की सारी व्यवस्था कर दी है। मैंने उसे मिठाई में उसी तरह जहर दे दिया है जैसे उसने अपनी पत्नी को दिया है। उसने क्या सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा? मेरा गुनाहगार कौन था? मेरा अपहरण किसने किया? मेरा गुनाहगार पवन ही है। भगवान का शुक्र है कि आपने शादी तोड़ने का फैसला वापस ले लिया। प्यार तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे ही किया था। मैं दबे पाँव वहाँ से निकल आया था। अचानक मेरा एक खास आदमी मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया और बोला, साहब, आपकी बीवी आखिरी सांसें ले रही है, वह आपको बुला रही है। मेरे तो होश ही उड़ गए और मैं जल्दी से गांव पहुंच गया। मेरी पत्नी ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा तो मेरी रूह कांप गई थी और फिर अचानक वह मेरे पांव पकड़कर बोली कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। जी, आपकी अलमारी खोली तो उसमें आपके खिलाफ गलत कामों के सबूत मिले। मैं दुविधा में थी कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें नरक की यातना से बचाना चाहती थी। इसीलिए मैंने आज आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की है। तभी अचानक मैं भी बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने आसपास डॉक्टरों की भीड़ देखी। सबसे पहले मैंने साक्षी के बारे में पूछा था। भगवान का शुक्र था कि साक्षी बच गई थी। जब मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैंने साक्षी को पूरे दिल से अपनाया। हम दोनों एक हो गए, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैंने जेल से दिन रात भगवान से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। आज 8 साल बाद मुझे जेल से रिहाई मिली थी। मैं चुपचाप घर पहुंच गया और दहलीज पर ही रुक गया। अंदर से साक्षी की आवाज़ आ रही थी, मेरे बच्चों, तुम्हारे पापा बहुत बहादुर हैं। मैंने पापा को कभी किसी से कम नहीं समझना। नफरत गुनाहगार से नहीं, गुनाह से करनी चाहिए। मैं भागता हुआ घर के अंदर गया और अपने 8 साल के दोनों जुड़वा बेटे अपनी माँ के पास बैठे थे। मैं उन दोनों के सामने ही साक्षी के पैरों में गिर गया था और उसे रो रो कर माफ़ी मांग रहा था। उसने मुझे माफ़ भी कर दिया तो मैंने अपने बच्चों को गले लगाया। मेरे बच्चों का मेरे लिए सिर्फ प्यार झलक रहा था और यह सब साक्षी की अच्छी परवरिश का एक नतीजा था। मुझे साक्षी से अब प्यार हो गया था और सांवली सूरत मुझे रोशन जैसी लग रही थी। लोग सही कहते हैं, बड़ों की मानकर इंसान कभी ना कभी खुश रह सकता है। दोस्तों, कहानी का सार सिर्फ इतना ही है कि शक्ल और सूरत से कुछ नहीं होता, इंसान की सीरत से प्यार होना चाहिए
और जो हमारे बड़े बड़ों का फैसला है वह कहीं ना कहीं हमें भविष्य में समझ आता है और वह हमारे लिए सही होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।